मैंने सर परसों एक एडिटोरियल पढ़ रहा था। ओके तो तो सर उसमें गोल्डन ट्रायंगल सर वो लिख क्या है कि आर्टिकल 14 एंड 19 एंड 21 सर ये थोड़ा समझ में नहीं सर। गोल्डन ट्रायंगल तो सर म्यांमार के साइड को बोला जाता था ना, राइट, जहाँ से मतलब इलीगल स्मगलिंग होती है। बिल्कुल ठीक। बट सर इसमें ये गोल्डन ट्रायंगल समझ में नहीं आया, आर्टिकल 14 19 और 21। आर्टिकल 14, 19 एंड 21 रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप बात कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, तो इसमें आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं गोल्डन ट्राइंगल को, राइट? तो अच्छा, तो इसमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को क्या खतरा है? मैंने तो बेसिकली उसमें बताया था। आप जो वैल्यू एडिशन मटेरियल उसकी बात कर रहे हैं ना? नहीं सर, वो तो मुझे पता है सर। ये हाँ जी। कल आया था कि एक आर्टिकल आया था, जैसे जो अब जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कल एक और परसों एक वो आया था, जजमेंट आई थी। उसमें बोला कि एनी स्पीच अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी कैन नॉट बी सेडिशन। हाँ, बिल्कुल ठीक है, राइट। हाँ तो सर, हाँ उसी आर्टिकल में सर ये मेंशन था कि आर्टिकल 14 19 21 के गोल्डन ट्रायंगल। सर वो समझ में नहीं आया लाइन की, ये क्या लाइन पुट कर रहा है। अच्छा, वो है वो ट्रिनिटी है वो, मतलब दैट इज ट्रिनिटी, जिसको मतलब यू कैन नॉट सी आर्टिकल 14 विदाउट टेकिंग इनटू रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 19 एंड 21। आप इनको सिंगल मतलब इंडिपेंडेंट कभी भी विजुअलाइज नहीं कर सकते। आर्टिकल 14, 19 एंड 21 मतलब ईच आर्टिकल डिराइव्स पावर फ्रॉम अनदर आर्टिकल। आर्टिकल 14 इज इंटरलिंक्ड विद आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 19 इज इंटरलिंक्ड विद 21। तो इनको हम ट्रायड बोलते हैं, ट्रिनिटी, राइट? तो कभी भी आप इनको सेपरेट, कोई भी एक आर्टिकल अगर वायलेट होगा, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है आर्टिकल, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, बोथ थ्री, तीनों के तीनों आर्टिकल आपके क्या होंगे, इसमें हैम्पर होंगे। सो राइट, दीपाली प्लीज म्यूट योर माइक। राइट। हाँ सर। अच्छा, सर तो एंड एक एग्जांपल लेते हैं शिरेश, चलो एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हैव यू हर्ड अबाउट द सबरीमाला इशू, सबरीमाला टेम्पल इशू? यस सर। सर हाँ वो वो, जो सुप्रीम यस कोर्ट का भी जजमेंट आया था एक यस, टेम्पल में एंट्री के लिए। राइट। तो उसमें कौन कौन से राइट, जो फंडामेंटल राइट थे ऑफ अ विमेन, जो उसमें हैम्पर हो रहे थे, बताइए कौन से वायलेट हो रहे थे मोस्टली, बता सकते हैं आप? हाँ सर। सर आर्टिकल इसमें 14 भी था। यस, एंड आर्टिकल सर वो जिसमें रिजर्वेशन, जिसमें वो था कास्ट मतलब टेस्ट पे मतलब वायलेशन हुआ नहीं होगा, ये भी यस, एक आर्टिकल था सर। यस, वो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ वो कोई बात आर्टिकल। नहीं। आर्टिकल 14 था, हाँ आर्टिकल 14। आपका, यस, और आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू हाँ इक्वालिटी। समवन हैज सेड आर्टिकल 15। अंकित, आर्टिकल 15 भी हाँ कुछ हद तक था, लेकिन आर्टिकल 15 इज ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, वो भी है, दोनों चीजें। आर्टिकल 14 16 था 15 सर। नहीं, 16 तो आपका एम्प्लॉयमेंट का आ जाएगा शायद, कौन सा है? 16 इज डिस्क्रिमिनेशन। हम्म। ओके, हम चेक करेंगे, लेकिन आर्टिकल 14 15 आप बोल सकते हैं। उसके बाद 17 इज अबाउट अनटचेबिलिटी, जो अंकित बोल रहा है, अनटचेबिलिटी भी था। उसके बाद आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट? आर्टिकल 21। तो ये जो आर्टिकल है 14, जो बार बार आप केस पढ़ेंगे, मेनका गांधी केस में भी था ये आर्टिकल 14 19 एंड 21, ये ट्रिनिटी है। तो ठीक है, इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, विल स्टार्ट अवर क्लास। जो पीडीएफ मैंने दिया था, किस किस ने उसको थोड़ा बहुत पढ़ा है, कोशिश की है इंडियन इकोनॉमी से, बताइएगा। पहले से नोट्स बना के रखा था सर। अच्छा, कौन, सागर? हाँ जी। ओके, गुड यार, आपने पहले से नोट्स बना के रखा था। एक सेकेंड। Sir, I want to ask something. यस, हु इज दिस? Sir, I'm Ankit. अंकित, यस, गो अहेड। Sir, actually, sir, मैंने अभी डिफेंस स्टडीज का पेड बैच नहीं लिया है, नो तो इशू। मैं लेने की सोच रहा हूँ। तो सर फिर मुझे ये डाउट है कि अगर मैं बाद में लूंगा और आपने कुछ टेस्ट कंडक्ट करवा दिए, फिर तो मेरे छूट गए जाएंगे ना? हाँ, जो कि देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बैच चलते रहते हैं। जैसे अभी नहीं तो 10 दिन बाद या फिर 15 दिन बाद बैच आते रहेंगे। क्यों लेट एंट्री, जितना लेट आप ज्वाइन करेंगे उसमें आपका इम्प्रूवमेंट का स्कोर, जो स्कोप है वो कम हो जाता है। जितना जल्दी आप
इस पे ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है अर्ली आइडेंटिफाई हो जाती है, तो जल्दी रहता है। मतलब 7 अगस्त को आपका एग्जाम है, तो जितना जल्दी एनरोल करेंगे, सभी चीजें आपको मिल रही है, आप उतना डाउट जल्दी से पूछ सकते हैं, राइट? सर एक्चुअली सर मेरा 21 मार्च को एसएसबी है, तो मैं सोच ओके, रहा था उसके बाद दूं करके, इस वजह हाँ से जरा। ठीक है, ये अपनी सुटेबिलिटी से आपको देखना पड़ेगा। ऐसे कभी भी आप इसमें ज्वाइन कीजिए, नेक्स्ट बैच जो होगी अनाउंसमेंट हो जाएगी, राइट? तो उसके लिए आप अभी एसएसबी पे पूरा ध्यान दीजिए, अभी भूल जाइए सीएपीएफ 21 तक कुछ होता है। और इंडियन इकोनॉमी से काफी, जैसे आपके लेक्चरेट भी आते हैं वहाँ पे, और इंटरव्यू में भी इंडियन इकोनॉमी से पूछ लेते हैं कभी कभार, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट में आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले डॉक्यूमेंट किस किस ने पढ़ा, एक बार मुझे अपना ना थोड़ा सा ये बता दो, जो जो जुड़े हैं अभी इस कॉल पे, सिर्फ अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्टेट, तो मैं थोड़ा सा, मुझे आसानी होती है आपसे कन्वर्सेशन करने में, थोड़ा मुझे पता चल रहा है। स्टार्टिंग विद अंकित, आप बताइए बस अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने किया है, और कौन सी किस जगह से आप, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली या फिर कहाँ से? सर आई हैव डन सिंपल बीएससी, राइट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। ओके। और नेक्स्ट इज शिरेश। So, sir, I have done my graduation in PSC Physics Chemistry Math in Prayagraj University, Uttar Pradesh. ओके, दीपाली। Sir, I have done BSc from mathematics and I am from UP, Kanpur. ओके, नाउ करिश्मा। Sir, I have done BA program with philosophy and political science as my majors, and I am from Uttar Pradesh, Greater Noida. ओके, नाउ मोहित। Sir, I did my BTech in mechanical engineering and I am from Rajasthan. ओके, who else is remaining? Sumavo. Yeah, hi. So I've done my BTech in Information Technology. I'm from Kolkata. Okay, now the Sagar. Hello, sir. I have done my bachelor's in biotechnology and master's in life science and specialization in genetic engineering. And I'm from Maharashtra, Pune. क्या वंडरफुल, मतलब कितनी अच्छी क्वालिफिकेशन है आप सभी की, और आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इट्स एन ऑनर आपका। मैं इसमें कुछ कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि सीएपीएफ में आपको पता है कंपटीशन बढ़ रहा है, और जितना अब जैसा टैलेंट इस फोर्स में जाएगा, तो इस फोर्स के लिए भी एक फोर्स मल्टीप्लाई की तरह आप काम करेंगे। इतना सारा टैलेंट आप वहाँ पे लेके जा रहे हैं, आईटी से हैं आप, कोई केमिस्ट्री से है, कोई बीए फिलोसफी, तो जो भी उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है सोल्जर्स को, तो कई बार यू कैन डील विद इट। ओके, राइट। सो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर, दीज आर द प्रीवियस ईयर ऐसे टॉपिक्स जो आपके सीएफएफ एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार ये आया था अनएम्प्लॉयमेंट से लेके, और उससे अगर देखें, उसके बाद चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, देयर आफ्टर फार्मिंग से आया था सस्टेनेबल फार्मिंग, उसके बाद आया था इकोनॉमी से कैशलेस ट्रांजेक्शन 6, उसके बाद आया था 10th इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपी ऑन इंडियन इकोनॉमी। क्या ये आपके ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल सोर्सेज से हैं? जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी कल, भी जो पीडीएफ दी थी क्लास 11th की, उसमें से कोई टॉपिक आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? टॉपिक नंबर 4 देखिए, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग ए पैराडाइम शिफ्ट, राइट? तो ये जो है, ये फिलोसफिकल टॉपिक बोल लीजिए आप इसको, इकोनॉमिक टॉपिक बोल लीजिए, तो इसका जो होराइजन है इन टॉपिक्स का, मतलब कोई इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको सोचने की। ये नहीं है कि इसमें ये रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट नहीं है, काफी चीजें आप इसमें लेके आ सकते हैं। कभी भी नहीं घबराना है, जैसे ये वाइडर जितना टॉपिक होता है, आपको लिखने में उतनी ज्यादा आसानी होती है। तो एक तो तरीका है आज की क्लास को हम इस तरह से डिस्कस करें कि एक बोरिंग तरीके से मैं 120 पेज का जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके साथ डिस्कस करूं, और रादर देन डिस्कसिंग दिस वी कैन डायरेक्टली स्टडी अबाउट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें क्या क्या आप लिख सकते थे, और इंपॉर्टेंट कौन सी नॉलेज यूज कर सकते थे, राइट? कैशलेस ट्रांजेक्शन, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी, इस तरह से। सो विच वे, कौन सा आपको पसंद है? 124 डॉक्यूमेंट्स, Second one, sir. सेकंड वन ना, इतना टाइम नहीं है। जैसे बेसिक तो हम बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, 15-20 मिनट आराम से बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वाई हमें क्यों ट्रैक रखना चाहिए किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि हमेशा से हमें देखा है यूपीएससी में आपको एक ट्रेंड पे ही क्वेश्चन आता है। कि एक बार क्वेश्चन पूछा था पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर ही आया था, दिस वन, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग पैराडाइम शिफ्ट, मतलब चेंज इन ट्रेंड। उसके बाद दिस
फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, स्ट्रेटजी चेंज नीडेड। तो मतलब कुछ ना कुछ ट्रेंड गलत हुआ है फार्म वेवर से, तो वी नीड अ चेंज। उसके बाद कैश ट्रांजेक्शन 2016 में आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन, तो कैशलेस ट्रांजेक्शन एक बहुत बड़ा हमारी कंट्री में बूम आया था डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेके। तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमेशा जो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है हमारी कंट्री में, तो वहां से क्वेश्चन बनता ही है। अभी देख लीजिएगा, अब यूपी सीएपीएफ के लिए जब भी तैयार करेंगे 2022 को और 2021 को पूरा गूगल करना है आपको, what are the major events or what were the major events happen in 2021, right? उससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या इवेंट इंपॉर्टेंट थे रिगार्डिंग द इकोनॉमी, रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, सबको आपको ऐसा सर्च करना है। तो ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में हम डेवलप बात करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 से सबसे पहले वी थॉट के हमारे डेवलपमेंट के लिए वी नीड अ फुल फ्लेज प्रोग्राम, जो मतलब बॉटम टू डाउन अप्रोच थी हमारी। जस्ट अ सेकंड, आपको नॉइस आ रही है। ओके, थैंक यू फॉर पेशेंस। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात कर रहे थे, क्यों हमने 2000 या फिर 1950 के बाद हमने सोचा कि हमारी एक टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि देयर वर सो मेनी इश्यूज इन अवर कंट्री। वहाँ पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऑलरेडी देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट, एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस था, फूड सिक्योरिटी एक इशू था, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कितनी सारी प्रॉब्लम थी हमारे। तो वी नीड अ गवर्नमेंट सपोर्ट। तो उस टाइम पे व्हाट वी फॉलोड इज सोशलिज्म, सोशलिस्ट अप्रोच एट दैट टाइम। सोशलिस्ट अप्रोच हम यूएसएसआर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे उस टाइम। तो यूएसएसआर आपको पता है दैट इज मेनली उसमें जो कैपिटलिज्म बोल रहा हूँ, सॉरी, कम्युनिज्म। सर अभी भी आ रही है वॉइस, सो वी कैन वेट फॉर 1 मिनट मैक्सिमम। हेलो। या मोहित, सो अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का इशू है, 1 मिनट और रहेगा। तो जब तक आप इसको ऐसे टॉलरेट कर लीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट कि 1 मिनट तक आप अपनी वॉल्यूम कम कर लीजिए कम से कम। सो सोशलिज्म, उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी। कब, कौन से टाइम पे मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में प्रेवलेंट हुई, राइट? क्या क्या मेजर डिसीजन थे जो मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया ने देखा? उसके बाद अच्छा, ये क्या पूरा मतलब वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नोट्स है, राइट? मतलब वो पूरे 11th क्लास के एनसीईआरटी के। राइट, ये उसी का अच्छा, है समरी में। ओके ओके, अच्छा है, तब यही पढ़ लेंगे, वो और रिपीट नहीं करेंगे। इसमें रिपीट करने की कुछ भी नहीं है। आप अगर इंडियन इकोनॉमी के लिए या फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ एक एग्जांपल हैं जिससे आप जैसे रिलेट कर पाएंगे क्या क्या चीजें हैं। मेनली जो की पॉइंट्स है वो इस डॉक्यूमेंट में है। तो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करता कि डॉक्यूमेंट आप पढ़िए, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट।
इस डॉक्यूमेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो मेजर इवेंट्स हुए हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत ही अच्छा फीचर था। कौन से 5 ईयर प्लान में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पे ज्यादा स्ट्रेस किया। उसके बाद इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, दिस एंड दिस, प्राइवेट सेक्टर कब बूम में आया, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्राफ क्यों गिर गया, और एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्राफ क्यों गिर गया, सर्विस सेक्टर एकदम क्यों बूम कर गया, 60% ऑफ द जीडीपी वो सर्विस सेक्टर से ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो राइट, चलिए पहला ही हम टॉपिक देखते हैं अभी, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग अ पैराडाइम शिफ्ट। टॉपिक 2017 में पूछा था ये आपका, 2018। तो ये जो टॉपिक आपको तैयार करना है ना, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये देखिए, व्हाट डज इकोनॉमिक ग्रोथ मींस, इसके इंडिकेटर्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए। उसके बाद वेलबींग, हाउ वेलबींग इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाई जीडीपी ग्रोथ होगी तो देयर विल बी अ वेलबींग, देयर विल बी अ इक्वालिटी, देयर विल बी अ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया कि इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग और एनवायरमेंट। एक टॉपिक आपसे पहले भी पूछा था, इज डेवलपमेंट इज पॉसिबल। तो रीफ्रेज करके आपसे वही टॉपिक पूछते हैं। यूपीएससी का यही एक पैतरा है, टॉपिक वही रहेगा बट दे विल रीफ्रेज योर स्टेटमेंट। तो इंडिकेटर्स की मैं बात करूं, सबसे पहले आपको माइंड मैपिंग हम कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है हमारा इस टॉपिक को लेके, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग ए पैराडाइम शिफ्ट। क्या शिफ्ट हुआ, क्यों हमें जरूरत पड़ी कि फॉल्टी डेवलपमेंट प्रैक्टिस को छोड़ दें, जीडीपी ओरिएंटेड ग्रोथ ना बनाए। जैसे डिफरेंट इंडेक्सेस आए, एचडीआई इंडेक्सेस आया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्सेस आया, अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्यों लिवेबिलिटी इंडेक्स निकाल रही है वो। बेटर लाइफ के लिए अमर्त्य सेन ने कितनी बार मतलब जो एचडीआई इंडेक्सेस काम किया है। हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं इंडिया में वो इंप्रूव होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होनी चाहिए। दैट कंप्राइज द वेलबींग, ये वेलबींग के फीचर्स हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में देयर इज अ डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको ग्रोथ कैन बी नेगेटिव बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जैसे इनइक्वालिटी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप देखेंगे, वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आप देखेंगे। और इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सिक्वेंसेस और क्या होंगे, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी है। और आपने एक स्टेटमेंट और पढ़ी होगी, जैसे अंडर डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो इससे आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं, रीजनल इनइक्वालिटीज। जैसे आप देखेंगे एक एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटी कोई भी ले लीजिए, दिल्ली, उसके जो आसपास का एरिया है, एनसीआर लगा लीजिए, और एनसीआर या फिर डिफरेंट स्टेट्स, यूपी में लगा लीजिए, पंजाब में, हरियाणा, कुछ एरिया एनसीआर में लाई करता है बट दैट इज नॉट डेवलप्ड, बट वो एनसीआर में आता है। क्या होता है कि सिटी में जब भी एक्सपेंडिंग होती है, सिटी जब भी एक्सपेंड करती है तो वो सभी अच्छी चीजें तो अंदर ले लेती है और जो पॉल्यूटेड चीजें हैं वो बाहर फेंकने लग जाती है। तो दैट एरिया जो एनसीआर के जो पेरिफेरी पे है, दैट एरिया वो अंडर डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, बेटर लाइफ नहीं है, और वहाँ पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हैं एक तरह से। वहाँ पे तो जीडीपी तो इंक्रीजिंग, जीडीपी वहाँ पे पर कैपिटा कॉस्ट या फिर पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट पीपल जो वहाँ पे एरिया में रह रहे हैं, बट जो बेसिक एमिनिटीज होती है, सैनिटेशन कंडीशन, वाटर और ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, इस तरह की जो कंडीशन वहाँ पे और ग्रोथ होती जा रही है। तो ये देखिए, ये था हमारा पूरा जिस्ट इस पर्टिकुलर का। यस श्रेयस, यू हैव अ क्वेश्चन? यस सर। सर अभी रिसेंटली सर एक ऐसे वो आया था, ट्यूटोरियल आया था कि ह्यूमन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर इंडिया में 19% है, while in a male पार्टिसिपेशन सर 69% है। सर इससे जीडीपी को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अभी अदर कंट्रीज लाइक अभी अपना नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ पे ह्यूमन लेबर पार्टिसिपेशन ज्यादा है, अराउंड 30% समथिंग है। तो सर ये इसमें पुट कर सकते हैं? ये बिल्कुल रेलिवेंट एग्जांपल है, बट जैसे फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग का जो क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा इकोनॉमिक ओरिएंटेड और रहेंगे। ऑल्दो यू हैव ब्रिंग द वीमेन डायमेंशन, इसमें मैं भी ये लेके आ रहा हूँ, लेकिन इसमें फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाला भी आप डाल सकते हैं। और आपने बोला जो 19%,
जो जीडीपी में पार्टिसिपेशन है विमेन का 19% का जो पार्टिसिपेशन है, एक फेमस इकोनॉमिस्ट ने भी बोला है अगर ये पार्टिसिपेशन 30% तक बढ़ जाए विमेन का तो हमारी जीडीपी में बहुत ज्यादा इंक्रीज आएगा, राइट। तो विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम है हमारी जीडीपी में, तो आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया। उसके बाद सुमावा ने बोला है इजंट दिस अबाउट द हैप्पीनेस इंडेक्स, राइट। ये भी हैप्पीनेस इंडेक्सेस में, और हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है? भूटान। व्हाई? बिकॉज वहां पे स्ट्रेस नहीं है। दूसरा, लिविंग कंडीशंस ऑल्दो इतनी बेटर नहीं है, बट वहां पे जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं है, एक सबसे अच्छी चीज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं है। और उनके जो राइट्स हैं, जो लोगों के राइट्स हैं, जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन है वहां पे, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है, तो उनके जो राइट्स हैम्पर नहीं हो रही, ठीक है। नेट जीरो एमिशन, राइट। ओके, तो मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन लीजिएगा। सो जो मैं सबसे पहले देखते हैं, व्हाट आर द इंडिकेटर्स व्हिच मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी से आप मेजर करते हैं जीबीए, पर कैपिटा इनकम, करेंसी वैल्यूएशन, राइट। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। अभी करेंसी वैल्यूएशन इंडियन रुपी में कितना सारा वी हैव सीन अ डेप्रिसिएशन, 77 रुपी अ डॉलर, ये इसका जो नेट इक्वालिटी जो आप बोलते हैं नीर, उसके अंडर। उसके बाद अर्बनाइजेशन, एक टॉपिक आपसे पूछा था, अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, एक टॉपिक ये था। तो अर्बनाइजेशन भी, अगर फॉल्टी अर्बनाइजेशन होगा तो वहां पे जो लोग हैं रह पाएंगे? अगर दिल्ली का ही एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे वाटर स्कार्सिटी इज देयर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज देयर, राइट। और जो वहां पे दिल्ली में आप स्लम्स की कितनी सारे प्रॉब्लम है वो भी देखिए। तो वो एक वेलबींग का एक फीचर नहीं है, वो सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रोथ है। वहां पे पैसा तो है लेकिन पीपल आर नॉट हैप्पी। उसके बाद वेलबींग के क्या फीचर्स है? वेल्थ, प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी। प्रोस्पेरिटी जो सोसाइटी की होनी चाहिए, इंडिविजुअल की नहीं। अगर इंडिविजुअल का है तो देयर विल बी अ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। मोहित ने बोला है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, ये आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में जैसे ट्राइबल्स एरियाज में, जहाँ पे रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन होता है, कोल एक्सट्रैक्शन होता है। एक आपने फेमस एक मूवमेंट भी थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके अंडर एक डैम बिल्ड हो रहा था वहां पे नर्मदा रिवर पे। जब भी आप डैम बनाते हैं, अगर डैम की हाइट आप रेज करते हैं ना बाय फ्यू मीटर्स, कुछ मीटर रेज करने से ही अ लॉट ऑफ एरिया विल सबमर्ज। जो उसके साथ में जो एरिया होता है डैम बनाएंगे जब आप, वो सबमर्ज होता है। तो सबमर्ज होने से क्या है, जो वहां पे लोग रहते हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, प्रॉपर रिहैबिटेशन नहीं होती, उनको हाउसिंग फैसिलिटी नहीं देते, कुछ भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और सबसे ऊपर द वे ऑफ लाइफ वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। उनका जो ट्राइबल कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सुमाओ ने कहा है रादर देन इक्विटी फोकसिंग ऑन इक्विटी, रादर देन इक्वालिटी फोकस ऑन इक्विटी, राइट। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक जो हम इन्फर करते हैं दैट इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, राइट। यस, रूल बाय लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। हाँ, यही तो इसमें आप कितनी अच्छी अच्छी डायमेंशन लेके आ रहे हैं। सरदार सरोवर डैम था वो, शिरेश ने बोला है सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा में बन रहा था। उसके बाद हम देखते हैं एक और, बेटर लाइफ। क्या व्हाट कंसिस्ट ऑफ अ बेटर लाइफ? बेटर लाइफ में क्या क्या आ सकता है? आपका हेल्थ फैसिलिटीज आपके लिए होनी चाहिए, आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं होनी चाहिए, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ बेटर लाइफ। उसके बाद लिवेबिलिटी इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने निकाला है कौन सी सिटी इज द मोस्ट लिवेबल। बेंगलुरु और शिमला, दो ऐसी जो सिटी थी, उन्होंने इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया था हिमालयन में। IMMR MMR, राइट मोहित। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्होंने बोला है इंडिया का क्या अभी WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे बहुत ही हमारा कम है। IMR और MMR, उस पर बहुत काम करना है हमें। HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 आपके फीचर्स हैं। एक तो आपका एजुकेशन अटेनमेंट का है, दूसरा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी का है, तीसरा आपका पर कैपिटा इनकम का है। लेकिन हमने देखा कि इन सब चीजों से वी आर ओनली मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ ही हम मेजर कर रहे हैं, HDI इंडेक्स हो गया या फिर दिस काइंड ऑफ इंडेक्स। बट हम कुछ भूल रहे थे, मेजर थिंग जो हमारे किसके अंडर कवर हुई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अभी हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर क्या क्या है। दिस, ये देखिए आप,
HDI के अंदर सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, पर कैपिटा इनकम, लेकिन हमें MDPI की क्यों जरूरत पड़ी जब हमारे पास HDI था? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी फाइंड आउट डेवलपमेंट इज नॉट इंक्लूसिव इन इंडिया, वी हैव फाइंड आउट फॉल्टी डेवलपमेंट मेथड थे। उसके बाद हमने सोचा कि जो फीचर्स HDI के हैं उसको तो हम रखें, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान, उसके लिए हमने चलाया। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई बताएगा? जैसे सौभाग्य स्कीम थी आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें 100% उज्जवल इलेक्ट्रिसिटी। स्कीम। उज्जवल, नहीं सर, वो गैस कनेक्शन की थी। हाँ हाँ सर, वो सॉरी गैस सर। कनेक्शन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो भी आपका वेल बींग में आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सेसिबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, जो LPG सिलेंडर्स लोगों को मिल पाए, और जो पहले हम कन्वेंशनल फ्यूल यूज करते थे, जिससे काफी लाइफस्टाइल डिजीजेस थी, आपकी लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज होती थी विमेन को खाना बनाते हुए, तो वो हम कम कर सके, तो दैट कंट्रीब्यूट्स इन देयर वेल बींग। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमने कौन सी स्कीम चलाई है? हर घर नल। हर घर हर घर नल, यस। उसके बाद हाउसिंग के लिए बताइए आप, जैसे हाउसिंग है, माइग्रेंट वर्कर है, वो सिटीज में जाते हैं जब भी, आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में कभी दिल्ली गए हो, आपने प्रिपरेशन की हो, तो वी आर प्रोस्परस, तो हमें वहां पे 10,000 नहीं, श्रेयस कुसुम स्कीम नहीं है, वो गलत है। उसके बाद वहां हम जाते हैं तो वी आर रेडी टू पे अराउंड 10,000 रेंट देने के लिए तैयार है। लेकिन जो माइग्रेंट है वो वहां पे वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए आया है, अगर उसके पास हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है और सिटी उसको तैयार नहीं है मतलब अपने यहाँ पे अकोमोडेट करने के लिए, तो क्या होता है उसको? प्रधानमंत्री आवास योजना, यस राइट, हाउसिंग के लिए 3,60,000 रुपया दे रहा है। नेशनल हाउसिंग स्कीम, राइट। तो ये सब दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अवर वेल बीइंग। तो मतलब एक तरफ तो इकोनॉमिक ग्रोथ, हम GDP तो बढ़ा रहे हैं, बट ये सब चीजें मिसिंग थी, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और उसके बाद हम देखें, ये एक डायमेंशन थी। अच्छा, अब इसमें हेल्थ कांट वी यूज लाइक हेल्थ को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि अभी जो आयुष स्कीम लाया है गवर्नमेंट, या फिर इंश्योरेंस का जो लाया है बीमा पॉलिसी? yes, आयुष को आप बिल्कुल, जैसे आयुष्मान भारत योजना, क्योंकि आयुष्मान भारत है भी। क्योंकि वेलबींग में हम देखें तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आप देखें काफी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। जैसे हमारे हम चलाते हैं जैसे पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, वी रन ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, वी रन मालन्यूट्रिशन इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो ये फ्री में मिशंस कहते हैं ना सर? यस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड नेशनल हेल्थ मिशन, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिशन। तो मैं कहने का मतलब ये है, ये मिशन फ्री में तो चलते नहीं है, इनमें पैसा लगता है, राइट। तो हम अगर जो मेन प्रॉब्लम है उसको टारगेट करके, जैसे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है उसको बेटर करें, तो काफी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। अभी क्या है, लोगों को आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जो पैसा एक गरीब अपनी एजुकेशन पे लगा सकता था, अपने बच्चों की एजुकेशन पे और कुछ मतलब न्यूट्रिशन फूड खरीदने में लगा सकता था, दैट इज स्पेंड ऑन द हेल्थ। तो आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक गरीब को पॉवर्टी से एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ पुश करता है। तो ये सब जो चीजें हैं, गवर्नमेंट इस वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम कर रही है। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट के वी नीड अ इक्विटेबल ग्रोथ। तो एक क्वेश्चन मैंने किया, इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं जब भी ऐसे टॉपिक्स आप बनाएंगे कि बॉडी में आप क्वेश्चन करिए, खुद से क्वेश्चन करिए, डज हाई GDP मींस इक्विटेबल ग्रोथ? ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं आप हेडिंग में, उसके बाद देन यू कैन राइट योर आंसर। ये सबसे एडवांस स्टेज होती है आपकी ऐसे राइटिंग की, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग समथिंग एंड यू आर आंसरिंग। मतलब आपने जो टॉपिक पढ़ा, मेन टॉपिक जो आपको दिया था, उससे आपने इन्फर करके सोचा कि ये क्वेश्चन भी इस टॉपिक में आ सकता है, आपको क्वेश्चन करना है और उसके बाद आपको वो आंसर कर देना है। जैसे कोई बोल रहा था सर, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वाला जो हेल्थ पे था, यस, ये पॉइंट हम वो दूसरे टॉपिक पे आपने पहले दिया था, पॉवर्टी एंड इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? यस, पॉवर्टी, यस। तो उसमें जो था पॉवर्टी एंड इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एनीवेयर, उसमें मेनली आपको थ्रेट बताने थे, पॉवर्टी और इनजस्टिस से क्या क्या थ्रेट हमारे इसमें होंगे। अब आपको पता है कि अब अगर कोई पुअर है, अगर वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कर रहा है, दैट विल बी पुश टुवर्ड्स एक्सट्रीम पॉवर्टी। और आपको पता है एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाने के बाद वी सी एरिया वेयर
this particular person can be inducted in any radical organization. दूसरा, वहां उस एरिया में जहां ये सब लोग मिलेंगे, क्राइम रेट सब आपको, हाँ क्राइम रेट आपको मिलेगा, राइट. सो डेलिक्वेंसी हो जाती है, चाइल्ड डेलिक्वेंसी इज देयर. जो उनको एजुकेशन पे उनका ध्यान लगाना चाहिए वो नहीं करते. सो वी हैव फाइंड आउट चाइल्ड डेलिक्वेंसीज, लॉट ऑफ क्राइम इन दैट एरिया, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं. तो ये एक विशियस साइकिल है, स्टार्ट पॉवर्टी से होती है और खत्म भी घूम के पॉवर्टी पे हो जाती है. दैट इज अ विशियस साइकिल, आपको समझनी चाहिए. सो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई सिंपल चीजें नहीं है, हाई ऑर्डर थिंकिंग की चीजें हैं, काफी जगह नहीं मिलेंगी आपको. तो क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जैसे डज हाई जीडीपी मीन्स इक्विटेबल ग्रोथ? नो. अगर इंडियन जीडीपी देखें तो इंडियन जीडीपी आपको पता है, बोलते हैं कुछ साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक इंडिया को बोला जाता था कि इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. एक साइड ये पिक्चर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. दूसरी साइड पिक्चर है हमारी, जो अराउंड 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट. एक तरफ ये पिक्चर है कि फास्टेस्ट इकोनॉमी है, दूसरी तरफ एक पिक्चर है, एक तरफ पिक्चर के हाई, जैसे पर कैपिटा इनकम भी हमारी ठीक ठाक है. दूसरी तरफ हम देखेंगे वेज गैप, इनइक्वालिटी गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. ऑक्सफैम रिपोर्ट आप देखेंगे, इनइक्वालिटी गैप इज ऑन राइज, वेल्थ इनइक्वालिटी इज ऑन राइज. तो ये मतलब जो पैटर्न है, इतना डिस्ट्रेस क्यों है, मतलब इसको देखें तो बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम है. व्हाई इज दिस? क्योंकि फॉल्टी डेवलपमेंट है हमारा, फॉल्टी ग्रोथ मॉडल है. तो इन सब चीजों को हम ठीक करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? बाकी तो आपको ये दिखाना ही पड़ेगा कि रिच पुअर गैप है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, ऑक्सफैम रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट. सो जो ये गैप है, दिस इज नॉट ओनली बिटवीन पीपल एंड सोसाइटी, दिस इज ओनली बिटवीन द स्टेट्स. आप देखेंगे बीमारू स्टेट्स, आपको पता है जो मोस्ट अंडर डेवलपमेंट स्टेट्स हैं, कौन कौन सी नाम ले सकते हैं बीमारू स्टेट्स का? एनीबॉडी? झारखंड, राइट. बिहार, उसके बाद बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी उसमें आता है. पॉपुलेशन देखिए आप, इसमें पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, और यहाँ पे रिसोर्सेज है नो डाउट, बट रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. एमपी, यस एमपी, राजस्थान इज देयर. तो क्यों बोला जाता है, अगर बीमारू स्टेट्स को हमने अभी कुछ ही सालों में हैंडल नहीं किया तो दैट विल बी अ डिजास्टर फॉर इंडिया. एक ये भी बोला जाता है कि बीमारू स्टेट्स को अगर हम कैसे ना कैसे करके ठीक कर दें, यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल कर ले, तो इंडिया की जो मोस्टली. So what is this Demaru? बीमारू एक एक्रोनिम है, सभी स्टेट्स के कुछ कुछ नाम उठा लिए, जैसे बी स्टैंड्स फॉर बिहार, आर फॉर राजस्थान, यू फॉर यूपी, राइट. इस तरह से अब आपको मैं दिखा देता हूँ बीमारू स्टेट्स. देखिए, द टर्म बीमारू आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एन एब्रिविएशन फॉर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. 1980s में ये आपको ये टर्म कॉइन की थी, और इट वाज कॉइन्ड बाय डेमोग्राफर आशीष घोष, राइट. तो जब से ये बहुत ज्यादा चला आ रहा है, मतलब 1/5 पॉपुलेशन यहीं से डेरा होती है. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है, और सबसे ज्यादा आपको पॉवर्टी भी यहीं मिलेगी. इसको एड्रेस कर लीजिए, आधी प्रॉब्लम हमारी यहीं खत्म हो जाएगी. तो एक मैंने बोला, इनइक्वालिटी इज नॉट ओनली बिटवीन पीपल और सोसाइटी, इनइक्वालिटी इज आल्सो बिटवीन द स्टेट्स. बड़े एक्टर्स के बीच में भी इनइक्वालिटीज है. उसके बाद देखें तो कंट्रीज के बीच में भी इनइक्वालिटीज है. वी हैव सीन डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, राइट. और एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, 3 तरह की कंट्रीज आती हैं. तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इस तरह से भी. तो देयर इज अ डिफरेंस. उसके बाद देखें तो इनइक्वालिटीज, अब एक सबसे अमीर जो राज्य है हमारे, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, दीज आर द प्रॉस्परस स्टेट्स. व्हाई? एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे हुआ, और काफी इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हैं, जो आपकी फास्ट मूविंग गुड्स की इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर और भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होगी. एनसीआर में देखेंगे ना, एनसीआर के आसपास गुड़गांव में देखेंगे आप, नोएडा में देखेंगे, देयर आर सो मेनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के आसपास आप देखेंगे देयर आर स्मॉल एंसिलरीज इंडस्ट्रीज, जो कोई गाड़ी का पहिया बनाता है, टायर बनाता है, कोई ग्लास बनाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे डिस्प्ले, कार डिस्प्ले. तो वो मेन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पे
डिपेंड करते हैं, वो अपने सेल करते हैं अपने पार्ट्स उनको। तो एक तरफ आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा, एक ग्रोथ पोल स्ट्रेटेजी देखेंगे, ग्रोथ पोल मॉडल देखेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे जैसे जहां से सब चीजें ड्राइव हो रही हैं, एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम दिस झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ से कोल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज और डिफरेंट डिफरेंट थर्मल पावर प्लांट्स में। तो जहां से हम लेके आ रहे हैं जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एरिया तो लीस्ट डेवलप होता जा रहा है, लेकिन जहां पे उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है दैट इज डेवलपिंग। तो एक मेजर इनइक्वालिटीज नहीं है, वहां के लोग सफर कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न वहां पे है। जब भी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल, वहां पे आप फार्मिंग नहीं कर सकते, आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, और हवा में भी बहुत सारे पोल्यूशन होता है। उसके बाद देखिए आप, जैसे ये सब होने के बाद प्रोस्परस स्टेट्स में आपको दिखेगा हरियाणा, पंजाब, यूपी में सबसे लीस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है इन स्टेट्स में। राजस्थान में तो सबसे कम, हरियाणा में सबसे कम था कुछ साल पहले तक, लेकिन अब इंप्रूव किया है। व्हाई दिस एनोमली? एक तरफ तो जीडीपी अच्छी है हरियाणा की, और उसके बाद प्रोस्परस स्टेट्स भी है, बट लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, व्हाई? इकोनॉमिक वेलबींग का फीचर है ये? एचडीआई का फीचर है? एमडीपीआई का फीचर है? नहीं। उसके बाद हाई जेंडर इनइक्वालिटीज किस स्टेट्स में है सबसे ज्यादा? हरियाणा में जेंडर इनइक्वालिटी, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में। व्हाई? एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ठीक है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ठीक है, बट स्टिल देयर इज हाई जेंडर इनइक्वालिटी। उसके बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। आपको दिल्ली में मिलेगा, बट बेंगलुरु इज द सेफेस्ट सिटी, और उसके बाद मुंबई इज आल्सो ए सेफेस्ट सिटीज, बट व्हाई इन दिल्ली डिस्पाइट बीइंग अ प्रॉस्परस स्टेट्स? इकोनॉमिक वेलबींग नहीं है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है विमेन में यहाँ काम करने के लिए। सो एक और देखते हैं हम, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है तो बहुत बेटर है, लेकिन पर कैपिटा इनकम आपको हमेशा रियल इमेज है वो नहीं दिखाती, क्योंकि पर कैपिटा इनकम को पता है कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम, टोटल जीडीपी बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पर आप जो नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन में जैसे आप विमेन, चाइल्ड, या फिर एससी एंड एसटी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, ट्राइबल से, जो फॉरेस्ट पीपल होते हैं, तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम देखेंगे वो कुछ भी नहीं है, राइट? आपने अभी बोला था कि विमेन्स की जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 19% है, और मेंस का 61% है, तो ग्रोस इनइक्वालिटी। उसके बाद हम देखेंगे लिविंग कंडीशन ऑफ ए पर्सन इज डिपेंड अपॉन पर कैपिटा इनकम, राइट? क्योंकि लिविंग कंडीशन अच्छी है तो सैनिटेशन होगा, हाउसिंग फैसिलिटीज वो ही कैन एक्सेस, ड्रिंकिंग वाटर, और एक्सेस टू रिसोर्सेज। किस तरह के रिसोर्सेज? अगेन हेल्थ, एजुकेशन। उसके बाद इंटरस्टेट डिस्पैरिटी देखते हैं हम। ये भी आप एक रेलिवेंट एग्जांपल इसमें कोट कर सकते थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इसने रीजनल इम्बैलेंस कैसे कर दिया। जैसे हरियाणा, पंजाब और यूपी में रीजनल इम्बैलेंस की हम बात करें, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन खुद ही फार्मर्स ने किया। ये एक सपोर्ट था, एक गवर्नमेंट का सपोर्ट था, सिर्फ इन पॉकेट्स में हो सका। इन पॉकेट्स में होने के बाद यहाँ के जो फार्मर्स थे, दे बिकम मोर प्रॉस्परस, they become more advanced in terms of using of new farming techniques। और दूसरा, इनकी इनकम थी जो मंथली एवरेज इनकम, वो बढ़ गई। किसके अगेंस्ट? अगर हम सदर्न काउंटर पार्ट्स की बात करें, या फिर सेंट्रल इंडिया में जो फार्मर्स हैं, दोज फार्मर्स विच आर मेनली डिपेंड अपॉन रेन फीड एग्रीकल्चर, रेन पे डिपेंड है, तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज्यादा फार्मर्स में जो उनकी इनकम में है उछाल देखा गया। उसके बाद एनवायरमेंटल इफेक्ट। दूसरा, एक तरफ तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, दूसरी तरफ एनवायरमेंटल इफेक्ट इज देयर इन दिस एरिया। कैसा एनवायरमेंटल इफेक्ट है हम देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको पता है वी नीड्स मोर फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, और फर्टिलाइजर जब भी आप यूज करेंगे ज्यादा, आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका वाटर कम है, क्योंकि ग्रीन इसमें फर्टिलाइजर्स में आपको वाटर चाहिए, जब भी तो वो जो एब्जॉर्ब कर पाते हैं प्लांट, उससे क्या होता है, वो फर्टिलाइजर्स वाटर टेबल में मिक्स होके, जैसे पानी में मिक्स होके आपकी वाटर टेबल में एंटर कर जाते हैं, एक्विफायर, तो पूरा वाटर स्कार्सिटी या वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद जब भी आप देखेंगे वो वाटर वहां से पीते हैं तो हेल्थ इफेक्ट होते हैं। पंजाब में आपको पता होगा एक ट्रेन चलती है कैंसर एक्सप्रेस के नाम से, राइट? उसके बाद रीजनल इक्वालिटीज, मैंने दिल्ली वाला आपको दिया था एक एग्जांपल, कि दिल्ली के जो सटे हुए इलाके हैं आप देखेंगे, कुंडली हो गया और नरेला हो गया, इस तरह के जो हैं, गुड़गांव हो गया, गुड़गांव तो प्रॉस्परस है, दे फेसेस वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक सैनिटेशन। क्योंकि वहां पे देखिए एक तरफ तो एमसीडी है जो दिल्ली में काम कर रही है, और जब ये ओवरलैपिंग एरिया होता है ना,
तो इसमें ज्यूरिडिक्शन का प्रॉब्लम होता है, तो एक डिनाइबिलिटी आ जाती है कि दूसरी स्टेट बोलती है दैट्स फॉल इन द एनसीआर, और दिल्ली वाले बोलते हैं, जो एमसीडी बोलते हैं दैट इज मतलब ये दूसरी स्टेट्स के अंडर है। तो वहां पे सैनिटेशन या फिर ड्रिंकिंग वाटर इशू, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज किस तरह की सभी वो हैम्पर करती है उस एरिया में। सो व्हाई डू वी नीड अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग? क्योंकि अगर हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ के फीचर्स थे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर कैपिटा इनकम। अभी हम फोकस कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। जैसे आपने देखा होगा इस बजट में सबसे ज्यादा हमने पैसा किसको दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, इस पे खर्चा करने की कोशिश की हमने। दूसरी तरफ आपने देखा होगा न्यूज़पेपर अगर आपने फॉलो किए होंगे कि हमने फार्मर्स को कुछ नहीं दिया, एग्रीकल्चर पे हमने जो बजट था वो या तो सेम रखा या फिर घटा दिया। उसके बाद जो मनरेगा का जो हमें प्लान बढ़ाना चाहिए था, मनरेगा के अंडर जो हमारा बजट एक्सपेंडिचर था वो बढ़ाना चाहिए था, वो बढ़ा नहीं। क्यों? रीजन पूछिए गवर्नमेंट से, आपको पता चलेगा क्यों। क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ ग्रोथ इन द मार्केट। वो भी एक साइकिल है, वर्चुअस साइकिल, जो हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, चीफ इकोनॉमिक्स ऑफिसर जो है इंडिया के, उन्होंने बोला कि देयर इज अ वर्चुअस साइकिल। अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके टूल बोथ होते हैं वो कनेक्ट करेंगे पैसा वहां से, तो पैसा आपका वापस आ सकता है। लेकिन अगर आप सिंपल यू आर स्पेंडिंग ऑन द सब्सिडीज पे आप स्पेंड कर रहे हैं। अभी देखा मैंने, आज की ही न्यूज है, हम सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडीज पे 1,05,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडीज पे, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी इज डिफरेंट थिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सब्सिडी इज अनदर थिंग, उसके बाद वेलफेयर पॉलिसीज पे आप खर्च करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, वो अलग थी। उसके बाद वेलबींग, ये देखिए आप, ये वाला सिस्टम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पता है व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल फार्मिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट मैटर इज सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफी कुछ छोड़ के जाना है। और दूसरा वेलबींग के कौन कौन सी आपको एक और फीचर आता है, बेसिक एमिनिटीज जो है, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंडर, मनरेगा, वाटर के अंडर, ये सब। मार्जिनल सेक्शन पे हमने बात कर लिया, सोसाइटी, विमेन, चिल्ड्रन, एससी, एसटी, ट्राइबल्स। और एक मेजर जो एक पैराडाइम है अभी आपको पता होगा, एसडीजी इंडेक्स ऑफ यूएन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 गोल्स हैं एसडीजी गोल्स, ये बहुत ज्यादा उस टाइम 2017 में इसका पैराडाइम था, सब इसी को डिस्कस कर रहे थे, एसडीजी व्हाट इज एसडीजी। तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर एसडीजी के आप मेन गोल देखेंगे तो फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, सेकंड इज जीरो हंगर, थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ इज सैनिटेशन, 10th इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इकोनॉमिक, रीजनल। अगर आपको कुछ भी याद नहीं, एसडीजी आपको याद है, आपके दिमाग में है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इसी से आप अपनी हर एक डायमेंशन बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। बॉडी में क्या लिखेंगे, एक नो पॉवर्टी के लिए आप एक डायमेंशन अलग बनाएंगे, हंगर के लिए आप अलग डायमेंशन बनाएंगे, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, देखिए गुड हेल्थ एंड वेलबींग टॉपिक भी आपका ये है, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग। क्यों चाहिए हमें? क्योंकि एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। तो ये टॉपिक में इतना ही था। कुछ और आपके पास कोई पॉइंट हो इंपॉर्टेंट कि आप इसमें ऐड करना चाह रहे हो, मुझे बताइए, या फिर कोई क्वेश्चन हो एनीबॉडी? ओके, ये आपको समझ तो आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूँ, मतलब कुछ तो बताइए। किसी को आवाज नहीं आ रही? हाँ क्लियर है, एकदम क्लियर है। बस एक दो बार मतलब एक और बार शायद रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, कुछ कुछ नोट बनाऊंगा। नहीं बाउंसर मत जाने दो, क्लियर नहीं, ऑल क्लियर नहीं होना है, सिर्फ क्लियर करना है, ऑल क्लियर मत होने दो। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ टू सर वेलबींग। इसमें सर जैसे राजस्थान में एक कोई सिटी है, वहाँ पे अभी भी बाल विवाह होता है ड्यू टू पैट्रियल माइंडसेट ऑफ फैमिली। तो सर ये कोट कर सकते हैं इसमें जो भी आपने बताया? इस वाले टॉपिक में आप ये स्पेसिफिक मत डालिएगा, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, ब्रॉडर बोलना है कि जेंडर इनइक्वालिटी इज देयर। लेकिन जो राजस्थान की जो स्टडी है वो विमेन से रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा, वहां पे आप बोल सकते हैं, लेकिन ये इसमें नहीं चलेगा। किसका क्वेश्चन था? श्रेयस? यस सर।
ओके, तो ठीक है, स्पेसिफिक इसमें नहीं डाल सकते, आप इसको ब्रॉड डालना पड़ेगा इस टॉपिक में। तो जल्दी से अब सेकंड देख लेते हैं। मैंने ये जो टॉपिक है ग्रुप पे शेयर किया है, वहां से देखिएगा अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो। कैशलेस ट्रांजैक्शन स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया, ये भी आपका इंडियन इकोनॉमी का एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्यों? क्योंकि 2016 में हमने देखा था देयर वाज अ डीमोनेटाइजेशन ड्राइव। डीमोनेटाइजेशन ड्राइव होने का किसी की साउंड आ रही है, प्लीज अपना माइक। सागर आपकी आ रही है। अच्छा, अभी के प्रोस्पेक्ट पे अगर तब मतलब ये क्वेश्चन जो तब डिमोनेटाइजेशन के प्रोस्पेक्ट पे आई थी, पर अभी अगर आएगी तब तो वो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी हम लोग इसे लिंक कर सकते हैं, राइट? लाइक ब्लॉकिंग ऑफ स्विफ्ट इन रशिया एंड इंडिया प्रमोटिंग द यूपीआई एंड रुपए डील विद सिंगापुर। उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली पूछा है स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। अगर यहाँ पे इंडिया नहीं होता, सिंपल होता स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, तो उसमें आप लिख सकते थे जो आपने स्विफ्ट बोला है, रशियन पे बैन बोला है, रशियन इकोनॉमी पे बैन बोला है, सैंक्शन बोले हैं, तो स्विफ्ट मैकेनिज्म के अंडर रशिया को अब ट्रेड करने नहीं दिया जाएगा, तो ये आप उसमें कर सकते थे, लेकिन इसमें स्कोप नहीं है। सर जैसे डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी आरबीआई बोल रहा है, तो इस पे अब की बार ऐसे जहाँ तक मुझे लग रहा है आ सकता है, क्योंकि सर क्रिप्टो करेंसी भी 30% वो टैक्स लेके उसको लीगल कर दिया है, तो सर ये इसमें ये कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं किया है, टैक्सेशन किया है, लीगल नहीं बोला है। यस राइट, मैडम सीतारमन वाज वेरी क्लियर अबाउट इट। उनको लीगल नहीं किया डिजिटल करेंसी, जो आप क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग इंट्रोड्यूस अ न्यू डिजिटल करेंसी इंडिया में, डिजिटल करेंसी टू रिप्लेस दिस, जो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट सिक्योर भी नहीं है इतना, और 30% जब इसमें टैक्स लगाएंगे तो डिस्करेजमेंट भी है, कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, राइट? सर मतलब ऐसा ही हुआ ना कि उसको विदाउट लीगल स्टेटस देके उस पे टैक्स लगाना मतलब पेनल्टी लगाने जैसा ही है। हाँ, अभी आप देखेंगे जितने भी टबैको प्रोडक्ट्स है, राइट, आप मेरे भी दिमाग में वही है, उस पे 200 या 300% का टैक्स है। डिस्करेज गवर्नमेंट नहीं चाहता उस पर आप मतलब ये चीजें आप यूज करें। अब आप लिकर पे देख लीजिए, अल्कोहल पे देख लीजिए, रादर देन बैनिंग, जैसे बिहार गवर्नमेंट में बैन किया गया है, कितनी सारी लिटिगेशन वहां पे फाइल होती है, डेली लिटिगेशन अबाउट दिस लिकर बैन पे, या फिर स्मगलिंग तो बढ़ जाती है, आपको पता है। अगर टोटल बैन करेंगे आप, ब्लैंकेट बैन, तो देयर विल बी अ स्मगलिंग, दूसरा रूट देख लेंगे। सो देयर इज अनदर वे टू रेगुलेट दैट, या तो आप उस पर टैक्स लगाइए, डिस्करेज कीजिए उसके कंजम्पशन को, एक ये बेटर तरीका है। जैसे आपने मुंबई में देखा होगा, देयर इज आल्सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काफी केसेस हैं मुंबई में, और सेक्स रैकेटिंग जो है वो भी है, तो गवर्नमेंट वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट टू लीगलाइज दिस थिंग। एक और जो इशू था वो है बेटिंग, आप बेटिंग करते हैं जैसे गैम्बलिंग एंड बेटिंग। हाँ, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, ये भी एक इशू था कि गवर्नमेंट को लगा कि नाउ इज द टाइम वी शुड रेगुलेट दिस थिंग आल्सो। तो जितना आप रेगुलेशन अच्छे से कर पाएंगे उस चीज को, आप अंडरग्राउंड या फिर आप जो चीजें देखते हैं डार्क वेब पे, और ये सब चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सिचुएशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे सिचुएशन, ये जब होते हैं जब आप किसी भी चीज पे ब्लैंकेट बैन लगा देते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी पे गवर्नमेंट लगा सकती थी ब्लैंकेट बैन, बट गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम इसको रेगुलेट कर ले, और कुछ हद तक रेगुलेट करे तो इससे हमें रेवेन्यू भी आएगा, दूसरा हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, सिंटैक्स, यस सुमाओ, सिंटैक्स एक्सीलेंट। तो देखिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कैन एनीबॉडी टेल मी इसमें कीवर्ड क्या है? व्हाट इज द कीवर्ड? 3 कीवर्ड हैं इसमें। फर्स्ट तो कैशलेस ट्रांजैक्शन इज देयर, राइट? स्कोप रहेगा, स्कोप एक स्कोप रहेगा, उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, राइट? तो स्कोप में आप इसके पॉजिटिव लिखेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में मतलब इन फ्यूचर, इसमें 2 चीजें हैं, चैलेंजेस भी आप इसमें लिखेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में क्या क्या चैलेंजेस होंगे वाइल इंप्लीमेंटिंग कैशलेस ट्रांजैक्शन, और इसका पॉजिटिव वे फॉरवर्ड भी, राइट? उसको डील भी कैसे करेंगे, वही चैलेंजेस का आपको सॉल्यूशन भी लिखना है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में।
तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपके हमेशा पॉजिटिव ही नहीं रहते, तो कुछ भी इसमें चैलेंजेस जो आएंगे आपको अर्ली आइडेंटिफाई करने हैं इसी टॉपिक्स में। जैसे हम देखें तो इसका इंट्रोडक्शन लिखने का बहुत ही काफी तरीके हैं। जैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन, एक मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम कि मैं थोड़ा सा इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डालने की कोशिश करूं, हिस्टोरिकल, बट ये करंट रिलेटेड टॉपिक है, तो आई वुड एडवाइस कि आप इसमें करंट वाला ही डालें कि कैशलेस ट्रांजेक्शन आफ्टर डीमोनेटाइजेशन मूव के गवर्नमेंट ने इसने ज्यादा पुश किया कैशलेस के लिए। और इसके बाद देखिए जैसे मैंने बनाया है मोड ऑफ ट्रांजेक्शन आर इवॉल्विंग, के इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी होता था, मेसोपोटामिया में भी, वहां पे क्ले और मेटल कॉइन के यूज होते थे फॉर द ट्रांजेक्शन, बट देयर आफ्टर प्रेजेंटली कैश पेमेंट मेथड जो अब रिडेंडेंट हो चुके हैं, अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर एफिशिएंसी की तरफ। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। उसके बाद देखें तो दिस इज माई बॉडी, यहाँ से मैंने बॉडी बनाने की कोशिश की है कि दिस इज द लिंकिंग लाइन। नाउ डेज वी आर विटनेसिंग अ पैराडाइम चेंज, पैराडाइम चेंज वाला जो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था, नाउ अगेन अ पैराडाइम चेंज था 2016 के बाद। इतना बूम कभी नहीं आया डिजिटल ट्रांजैक्शंस में सर। हाँ, लाइक सीरीज का मैसेज है, लाइक यूपीआई, राइट। सो दिस इज अ पैराडाइम चेंज। पैराडाइम चेंज से जैसे थ्रू कैशलेस ट्रांजैक्शन इट हैज इमेंस स्कोप। अब मैंने यहाँ स्कोप को ब्रैकेट में डाला है। आप लोग जब भी इस तरह से की आइडेंटिफाई करते हैं तो कीवर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद अपने एसे में भी उसको बड़ी वाली हेडिंग के अंदर डालिए। जैसे एग्जामिनर को ये लगे कि जो चीजें इसमें लिखी है वो रेलिवेंट है, जो मैंने पूछा है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट वो बताने लगते हैं जो उनको पता है, वो नहीं जो पूछा है। तो इनमें इन स्कोप को आप किस में डालेंगे, ब्रैकेट में। उसके बाद क्या स्कोप है, जैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन के आई हैव रिटन डिस्करेज ब्लैक मनी। उसके बाद प्लग लीकेजेस एंड लूप होल्स इन गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा। आपको सबको पता है जैसे लीकेजेस हैं इसमें, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एक जो प्रॉब्लम है। उसके बाद ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो कर रहा है। उसके बाद फेक करेंसी जो नोट्स हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है जिसको, फेक करेंसी नोट्स, उसको हम रिड ऑफ कर सकेंगे। नेक्स्ट है ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी एंड कट डाउन प्रोडक्शन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, राइट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप पहले इमेजिन नहीं करते थे। आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता था या फिर आपका रेंटल बिल देना होता था, जो आपके बीएसएनएल लैंडलाइन भी होगी, कभी आपने लाइनों में लग के कोई बिल भरा है? या फिर सिलेंडर लेने गए हो एलपीजी, कभी भरे हैं ना, बिल्कुल भरे हैं, भरे है ना। कितना इनएफिशिएंट चीजें था, दिमाग लेकिन खराब हो गया। हाँ, तो ये स्कोप देखिए ना, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, सेकंड एफिशिएंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, ये उनके लिए चीज है कि विल इंक्रीज रेवेन्यू या टैक्स बेस दैट विल लीड टू ग्रेटर रेवेन्यू फॉर द स्टेट्स एंड डिस्करेज ब्लैक मनी। यहाँ से हम ब्लैक मनी को भी डिस्कस कर रहे थे, जो आपने अल्टरनेटिव इकोनॉमी की बात की थी कल। इसके बाद ये मेरा नेक्स्ट, मुझे पता है मैंने स्कोप के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, लेकिन मुझे उसको कनेक्ट करने के लिए आई नीड सम लिंकिंग लाइन। सो गिवन ऑल दी स्कोप्स देयर आर सर्टेनली सम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। व्हाट आर दोस? ये देखिए, ये स्पाइडर वेब होता है। तो स्पाइडर वेब मैंने काफी प्रैक्टिस किया था जब मैं लिख पाया, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे सबसे अंदर मैंने लिखा चैलेंजेस ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शन, उसके अंदर एक और डायमेंशन दी मैंने, जैसे साइबर सिक्योरिटी इज अ चैलेंज फॉर कैशलेस ट्रांजेक्शन। फिर साइबर सिक्योरिटी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। Many things, many cases of cyber fraud due to some loopholes in the system, rights, privacy concern is there, data protection law, we have weak data protection law. उसके बाद हम देखेंगे attitudinal change, जैसे अपने पेरेंट्स को भी आपने देखा होगा, कई बार बोलते हैं यार ये क्या है यूपीआई, मेरे से नहीं हो रहा। कई बार नहीं, किसी आप रेस्टोरेंट पे जाएंगे या फिर स्मॉल जिसका ढाबा टाइप होगा, आप पूछेंगे भैया आपके पास फोन पे है, पेटीएम है, बोला कौन भैया इस सर दर्द में पड़ेगा, राइट। तो एटीट्यूडनल चेंज इज देयर। उसके बाद कैश टू जीडीपी रेशो, करंटली इंडिया हैज 12% ऑफ जीडीपी कैश टू जीडीपी रेशो। स्टिल इतना परसेंट हम कैश टू जीडीपी रेशो अभी भी यूज करते हैं। कैश को हम कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज अगेन चैलेंज। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने देखा होगा तो जनधन आधार के बाद जनधन योजना थी, उसके बाद काफी जो डमी अकाउंट्स खुल गए थे, और लोगों के पास अगर हम देखें जैसे ये मोबाइल फैसिलिटीज, इसके अंडर हम ट्रांजैक्शन कर सकेंगे रादर देन स्टैंडिंग इन द क्यूज। अगर कोई माइग्रेंट है, दिल्ली में काम करने के लिए आया, उसको घर पैसा भेजना है, पहली बात तो वो हिचकिचाता था
कुछ भी बैंक में जाने के लिए फॉर्मल प्रोसेस जो होती थी वो अच्छे से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता था। नाउ अगर उसका एक क्लिक में वो घर पे पैसा भेज दे तो फैमिली की जो नीड्स है, डिस्ट्रेस है, हेल्थ जो नीड्स होंगी और अननेसेसरी जो साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, प्रॉब्लम्स होगी, उनको हम रिड ऑफ कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर हम डिजिटल इलिटरेसी की बात करें, दैट इज अगेन अ चैलेंज फॉर दिस। तो ये सब जो चीजें हैं आप किस किस में लिख सकते हैं? जैसे चैलेंजेस ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शन तो हमने बात कर ली, और किस चीजों से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं आप इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाए? ठीक है, एक टॉपिक था अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। लास्ट देखते हैं, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रूरल एरियाज में देयर इज नो हाई स्पीड नेटवर्क। उसके बाद देखें तो this is again a next heading. Despite all these challenges, it is the basic need of the present public and private institution. अब नेक्स्ट लाइन जो मैंने लिखी वो पिछली लाइन से मेरी कनेक्ट है, मतलब चैलेंजेस तो हैं बट नाउ इट हैज बिकम अ बेसिक नीड फॉर द पब्लिक, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बिजनेसेस, प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। उसके बाद दिस इज द कंक्लूडिंग रिमार्क रहेगा मेरा शायद। देयरफॉर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इन द ग्रोइंग इकोनॉमी वी नीड टू डू सम ग्राउंड वर्क लाइक building financial and digital infrastructures, providing digital literacy, cyber security measures and important attitudinal change, right? और recommendation of any important committee जैसे रतन वटाल कमेटी ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये एक तरीका लिखने का। वो नंदन नीलेकनी कमेटी, हाँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो उसी पे आया था डिमोनेटाइजेशन के बाद, नंदन नीलेकनी कमेटी। और नंदन नीलेकनी कमेटी ने उन्होंने आधार पे भी लिखा था शायद, राइट? तो आधार पे भी उन्होंने लिखा था काफी। तो ये है लास्ट टॉपिक हमारा, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया 2021 में। कितने दिस इज नॉट एक्सक्लूसिवली ये आपका इंडियन इकोनॉमी का तो टॉपिक है नहीं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक तो है नहीं, लेकिन ये इंडियन इकोनॉमी जैसे आप किस तरह से हैम्पर होगी चाइनीज इकोनॉमी से, तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है आपका। चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया 2021 में पूछा था। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा कि ड्यूरिंग पैंडेमिक काफी जो स्टार्टअप्स थे इंडिया के, और जो स्मॉल स्टार्टअप्स थे एमएसएमई के अंडर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, वो डिस्ट्रेस में आ गए क्योंकि सडन लॉकडाउन वाज देयर, और जो डेली जो बहुत सारा एक्सपेंडिचर उस पे होता था, उनकी जो डेली नीड्स पे, उनको मीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एकदम जो डिमांड थी मार्केट में वो कम हो गई, तो फिजिबल नहीं था उनके लिए बिजनेस करना। लेकिन चाइना ने क्या किया, कैन वी टेक ओवर इन सब स्मॉल बिजनेसेस को जो बहुत ही अच्छे काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज टेक ओवर करने की कोशिश की इन बिजनेसेस की। तो एमएचए ने क्या किया उसके अंडर कि जितनी भी कंट्रीज हैं इंडिया को बॉर्डर करती हैं, वो डायरेक्टली एफडीआई के अंडर या फिर एफआईआई के अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में नहीं कर सकती। दे नीड अ प्रायर अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहले क्या था, दे विल बी अ डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते थे विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा चाइना यहाँ पे टेक ओवर कर लेगा हमारी स्मॉल फर्म्स पे, सो दिस इज अगेन थ्रेट टू अवर नेशनल सिक्योरिटी। तो इस तरह से हमने उनपे ये सैंक्शन बोल सकते हैं या फिर रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं। तो ये इसके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, आप इसको समझिए किस कॉन्टेक्स्ट में। तो एक जो भी मेजर चीजें होती है वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पूरा आपका ये इकोनॉमी से रिलेटेड तो नहीं है। सो जैसे देखिए, इन ऑर्डर टू बिकम द ग्रेटेस्ट सुपर पावर एंड टू कंटेन इंडिया इन साउथ एशिया, तो चाइना के क्या विशियस प्लान थे? चाइना ने इंक्रीज किया अपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट and display its tendency to use economic advantage to fulfill its political and security aspiration in South Asia. ये चाइना के प्लान है, to fulfill its security and political aspiration। क्योंकि आपको पता है BRI, Belt and Road Initiative, सभी उसको बोलते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए उसकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करता है BRI के अंडर। तो इंडिया के लिए हमेशा से खतरा है, उसके जो नेबरहुड में है BRI। उसके बाद क्यों ये इशू पूछा गया, I tried to do this in this body. COVID-19, yes, COVID-19 has disrupted world economies and India has also witnessed। यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की है। अगर एग्जामिनर को पता चल जाए ना कि ये स्टूडेंट इस समझ गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो वहां पे आपका काम तो आधा ही खत्म हो गया। अगर सबसे बड़ा इशू जो होता है कोई भी टॉपिक को समझने में, वो है इसका कॉन्टेक्स्ट।
क्यों एग्जामिनर से मेरे से ये टॉपिक पूछा है? दो चीजें, या तो आप कुछ और इमेजिन करके लिखने लग जाएंगे, अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं है। जैसे करंट अफेयर में था, कोविड-19 हैज डिसरप्टेड वर्ल्ड इकोनॉमीज एंड इंडिया हैज आल्सो विटनेस्ड negative economic growth, but China recovered early from pandemic and buying distressed companies across South Asia. कोई भी न्यूज चैनल आप उठाएंगे या फिर न्यूज़पेपर उठाएंगे, आपको ये न्यूज मिल जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान विच इज द क्लोजेस्ट एलाई ऑफ चाइना इज आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ डेब्ट ट्रैप। ये भी एक चाइना की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, एंड चाइना हैज इन्वेस्टेड इन इकोनॉमिकली अनवायबल प्रोजेक्ट्स लाइक CPEC, that is economically unviable, but that is a strategic investment, right? Gwadar port for its strategic interest, which pose challenges to India's sovereignty, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी जो नीड्स है हमारी, क्योंकि हम पता है आपको अराउंड 60 या फिर 70% ऑफ द क्रूड ऑयल हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? सऊदी अरेबिया या ईरान से मेजरली करते हैं, और ईरान पे सैंक्शन लगने के बाद वी मूव ऑन टू सऊदी अरेबिया से हमें लेना पड़ा क्योंकि काटसा लग गया था ईरान पे। तो हाँ ठीक है, उसके बाद देखते हैं 65% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट पासेस नियर ग्वादर पोर्ट, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद ऑल्दो इंडिया हैज कंपैरेटिव एडवांटेज ड्यू टू इट्स लोकेशन, अभी आपको इंडिया की एडवांटेज इसमें बता सकते हैं। तो डायमेंशन आपके हाथ में, कोई भी डायमेंशन आप दे सकते हैं। इंडिया हैज कंपैरेटिव एडवांटेज ड्यू टू इट्स लोकेशन, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते इन चीजों को, जो है वो है। लोकेशन का एडवांटेज है इंडिया के पास, हिस्टोरिकल एडवांटेज है, और कल्चरल टाइज है हमारे हर एक कंट्रीज के साथ। आप श्रीलंका ले लीजिए, आप नेपाल ले लीजिए, आप म्यांमार ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, सबके साथ वी हैव हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज। उसको हम यूज कर रहे हैं उन टाइज को, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स को। लेकिन चाइना के पास क्या है? चाइना के पास है स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, तो वो किसका यूज कर सकता है? ट्रेड, डिप्लोमेसी, एड एंड इन्वेस्टमेंट, वुल्फ डिप्लोमेसी का यूज करता है चाइना। तो उसके बाद चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी, आई हैव ट्राइड टू हर एक कंट्रीज को, मैं यहाँ पे क्या कर सकता था? यस क्वेश्चन। वुल्फ डिप्लोमेसी मतलब? हाँ, वुल्फ डिप्लोमेसी मीनिंग मतलब यू आर मोर एग्रेसिव स्टांस आप पोज कर रहे हैं, दैट इज अ वुल्फ डिप्लोमेसी। इसका पूरा वुल्फ वॉर, मोहित सेड वुल्फ वॉर, ओके। वुल्फ डिप्लोमेसी मतलब एक तो लोन वुल्फ वॉरियर होता है, आपको पता है, लोन वुल्फ अटैक यूरोपियन कंट्रीज में कैरिड होते हैं, मतलब सिंगल डोमिनेंस ऐसा कुछ। हाँ सिमरन, मतलब डोमिनेंस, एक हेजिमन भी बोलते हैं ना चाइना को, हेजिमन, चाइना इज अ हेजिमन, मतलब सबको अपने अंडर रखना चाहता है। एक ये भी टॉपिक आया था कि एक टॉपिक दिखाता हूँ आपको, यस, क्वेश्चन नंबर 9, चाइना's पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया। ये देखिए आप, तो चाइना ट्राई टू बिकम अ हेजिमन इन दिस एरिया, साउथ ईस्ट एशिया में। तो पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस साउथ ईस्ट एशिया में, पहले उसने साउथ ईस्ट एशिया पूछा, साउथ ईस्ट एशिया में जो आपकी आसियान कंट्रीज है। फिर यूपीएससी इससे बोर हो गया साउथ ईस्ट एशिया से, अब वो डायरेक्टली किस पे आ गया? हमारे रीजनल इश्यूज पे, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो यहाँ तो इसी एरिया में वो रहता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ साउथ ईस्ट एशिया पूछ लिया, अभी वो वेस्ट एशिया पूछ सकता है या फिर सेंट्रल एशिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रिपब्लिक डे पे सोचा तो गेस्ट बुला ले, लेकिन गेस्ट हम उनको नहीं बुला सकते। तो दिस सेंट्रल एशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिस टाइम, म्यांमार इज इंपॉर्टेंट दिस टाइम। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा जो कुछ प्रिपेयर करना है तो इन मेजर इश्यूज को आप नहीं छोड़ के जा सकते। तो ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी, आई ट्राई टू एक्सप्लेन मालदीव्स में क्या है, श्रीलंका में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, नेपाल में क्या है। मैं दो ऑप्शन थे मेरे पास, मेरे दिमाग में आया लिखते वक्त कि मैं इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखूं तो शायद एग्जामिनर इसको पढ़े ना, तो मोनोटोनस लगेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिखेंगे नहीं। तो आई ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट। तो श्रीलंका मैंने लिखा, बांग्लादेश मैंने लिखा, इंपॉर्टेंट उसके जो पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो मुझे लगा हाँ दैट इज रिप्रेजेंटेबल, अच्छा लगेगा इसमें, और की पॉइंट्स इसमें छुपेंगे नहीं। जैसे बांग्लादेश मैंने लिख दिया, उसके अंडर एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, बांग्लादेश लिख दिया तो थोड़ा बहुत पढ़ेगा वो, लेकिन एक बुलेट पॉइंट में यहाँ देखा मैंने, डीप सी पोर्ट कंस्ट्रक्शन या फिर चाइनीज सबमरीन सोल्ड टू बांग्लादेश। और नेपाल की बात करें तो स्मगलिंग ऑफ चाइनीज गुड्स विद इंडिया, ये इंडिया के लिए एक थ्रेट है। उसके बाद लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट बाय चाइना कैन चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल, दिस इज अगेन अ थ्रेट फॉर इंडिया। सर आपने म्यांमार को नहीं लिखा, म्यांमार। म्यांमार, हाँ
म्यांमार नहीं लिखा मैंने, क्योंकि उस टाइम पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। अगर क्योंकि म्यांमार में कूप नहीं था, 2021 में था क्या, था, राइट। तो आई ट्राई टू सर्च मैनी थिंग्स, लेकिन चाइना की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी म्यांमार के साथ नहीं है। डिफेंस की कुछ पॉलिसी है, जैसे चाइना ट्राई टू सेल सम आर्म्स टू म्यांमार। नहीं, आर्म्स को छोड़ के भी सर वो कोको आइलैंड ले लिया था ना, 74 से लीज में लेके बैठा हुआ है वहाँ पे, हाँ सर्वेलेंस का, नेवल सर्वेलेंस का यूनिट बना के। राइट, कोको आइलैंड उन्होंने ले लिया था, आप ठीक बोल रहे हैं। वहाँ पे वो चाइनीज सबमरीन भी कई बार डॉक होती है हाँ म्यांमार में। हाँ हाँ, हम लोग का श्रीहरिकोटा कोस्ट लाइन से मतलब उसे वो देखने के लिए वहाँ पे। राइट। और एक और जो है, जैसे कोको आइलैंड के थ्रू म्यांमार से वो ट्रांजिट राइट मांग रहा है चाइना, कि म्यांमार मुझे कैसे न कैसे ट्रांजिट राइट दे दे। और स्टेट ऑफ जैसे मलाक्का को बाईपास हम करने के लिए। बाईपास करने के लिए डायरेक्टली अगर मुझे ट्रांजिट राइट मिल जाए, तो पाकिस्तान की भी उसको कुछ जरूरत नहीं है फिर खास, वहां से काराकोरम से घूम के आएगा बेफालतू में। सर इकोनॉमिक, और एक कैनाल भी बना रहा है कहीं पे साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना। उसका नाम था क्रेच कैनाल, ऐसा कुछ नाम था, क्रीच। थाईलैंड है, म्यांमार। हाँ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कैनाल बना रहा है। तो एक चौक पॉइंट है यहाँ पे, उसको लगता है कि मलक्का में एक चौक पॉइंट है जो इंडिया इन फ्यूचर एक्सप्लॉइट कर सकता है इन केस देयर इज अ फुल फ्लेज वॉर, क्योंकि 17% ऑफ द चाइनीज ट्रेड बाय वॉल्यूम मलक्का स्टेट से जाती है। तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में है। चलो ठीक है, लास्ट हम देखते हैं, आरसीपी इंडिया ने बाहर कर दिया था, आरसीपी में इंडिया नहीं गया, विड्रॉ कर लिया था। और चाइना से हम देखें तो स्पेसिफिकली 63 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ। और मैंने बताया अभी एक न्यूज भी शेयर की थी मैंने, इट हैज ग्रोस्ड अप टू 68 बिलियन तक ये बढ़ गया है आफ्टर गलवान वैली इंसिडेंट होने के बाद। फिर भी हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है या फिर ट्रेड पोटेंशियल है हमारा चाइना के साथ बढ़ता जा रहा है, सभी चीजें होने के बाद भी। तो दिखाता है अवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना, हम सेल्फ रिलायंट अभी तक नहीं हुए। एक सेल्फ रिलायंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आत्मनिर्भर भारत पे, इज इट पॉसिबल और नॉट, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सो ये एक तरीका है इसको लिखने का। उसके बाद टू काउंटर चाइना, लास्ट में आपको कोई भी चीज एंड करनी होती है तो पॉजिटिव वे में लिखते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया है, वो दो चीजें, एक तो पॉजिटिव वे में, या फिर गवर्नमेंट ने क्या मेजर स्टेप्स लिए हैं। जैसे रूल्स ऑफ ओरिजिन, ये वाली क्लोज गवर्नमेंट ने लगाई कि आपको एक रूल्स ऑफ ओरिजिन क्लोज आपने देखा था, अगर इंडिया में कोई भी चीज का प्रोडक्शन या फिर आपको सेल करना है तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, राइट। कुछ साल पहले ये न्यूज थी, सभी ई कॉमर्स साइट्स को भी ये जो एडवाइजरी थी दी थी कि यू हैव टू शो द रूल्स ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। सो इन दिस वे ये कर सकते थे आप। और सर इसमें बोलिए। लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऐड कर सकते हैं ना, तो चाइना दे रहा है लाइन ऑफ नहीं क्रेडिट। जो कंट्रीज चाइनीज डेट ट्रैप में फंसी हुई है उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दे के असिस्टेंस दे रहा है, ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें कंक्लूजन में। लाइन ऑफ क्रेडिट दे कौन रहा है, चाइना या इंडिया? इंडिया तो दे रहा है लाइन ऑफ क्रेडिट, इंडिया दे रहा है, जैसे श्रीलंका को दिया था $500 मिलियन, अभी दिया था 1 महीने पहले। तो ये कंक्लूजन में डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा कंक्लूजन आपने ट्राई किया है कि ये जो स्मॉल स्मॉल नेशन है ना, ये सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं हमारा। जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा हमारा इंडिया और चाइना के बीच, सो दिस नेशन ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट। क्योंकि हमने देखा कि नेपाल कई बार ट्राई टू लीन टुवर्ड्स चाइना, तो इंडिया क्या करता है उसको अपनी तरफ लाने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट देता है या फिर कुछ और उसको सब्सिडी या फिर कुछ हेल्प करता है उनके इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट में। ऐसे ही बार बार हमारे साथ मालदीव्स खेलता है, यही चीजें खेलता है, उसके बाद बांग्लादेश भी यही करता है। तो इंडिया अपनी तरफ इनको रखने के लिए कुछ ना कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट या यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट लगाना या फिर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना, अपनी एक्सपर्टीज देना, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट देना, ये इस तरह से इंडिया फिर इनको हेल्प करता है। दूसरी तरह से फिर यही चाइना क्या करता है कि यू कैन एक्सपोर्ट दिस थिंग टू अवर कंट्री, हम इस पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, राइट। तो उनको टैरिफ कम कर देता है चाइना कार्ड, राइट, दे कैन प्ले चाइना कार्ड। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? आई नो थोड़ा सा आपके ऊपर से गया होगा शायद किसी के, तो क्योंकि दीज आर नॉट थिंग्स आप बहुत कम टाइम में नहीं सीख सकते आप इसको। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको दिया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म
कि ये जैसे डॉक्यूमेंट्स था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, काफी चीजें हैं इसलिए कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों लाए, नीड क्या थी इकोनॉमिक रिफॉर्म की, 1991 क्राइसिस हुआ, फॉलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइज इन प्राइसेस, ये सभी चीजें आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको खुद जैसे एक हफ्ते में पूरी ये बुक पढ़ी जा सकती है, मगअप नहीं करना आपको, एटलीस्ट मगअप नहीं करना आपको, बस जानना है कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या है, लिबरलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या हैं, नियो लिबरलाइजेशन क्या है, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन, दिस काइंड्स ऑफ थिंग, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ये पूछ सकते हैं। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से व्हाई गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, नेशनल दिस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जैसे सागर ने बोला था कुछ दिन पहले, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, गति शक्ति प्लान, यहाँ से आप कनेक्ट करिए, मतलब ये आपकी कोर है, कोर से आप ज्वाइन करिए करंट अफेयर्स, डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हुई हमें, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई, राइट, ड्यू टू कोविड टाइम, हम ग्लोबलाइजेशन पे कितना फोकस कर रहे थे, वी वर डिपेंडेंट अपॉन अनदर कंट्रीज, हमने सोचा कि हम सिर्फ एफिशिएंसीज पे ध्यान देते हैं, वी वर फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी, चाइना हमें चीपर गुड्स दे रहा है, ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टॉप कर दी, बट आफ्टर द पैंडेमिक वी फाइंड आउट अगर हम अननेसेसरली या फिर ज्यादा डिपेंड करते हैं किसी दूसरी कंट्रीज पे तो ठीक नहीं है, सभी कंट्रीज ने माना, तो वी फाइंड आउट के वी नीड अल्टरनेटिव ऑफ चाइना, अल्टरनेटिव चाइना का ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक पर्टिकुलर ग्रुप भी बनाया, जैसे रेजिलिएंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव, एक आप किसी को याद हो तो, रेजिलिएंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव, इंडिया, किस कंट्री ने सर? ब्रूड ब्लैक इनिशिएटिव, हाँ, ब्रिंग बैक इनिशिएटिव, फिर बिल्ड बैक इनिशिएटिव, हाँ वो तो उसके अंडर था, G7 G20 के अंडर था शायद वो। G10 नाम से कोई ग्रुप है, G7 के अंडर था, तो बिल्ड बैक बेटर ये भी था एक, और बिल्ड ब्लैक बेटर वर्ल्ड, तो ये सभी जो थीम्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, जैसे फाइंड आउट, ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, काम किया था हमने ग्लोबलाइजेशन पे, जैसे बहुत सारा, अब इंडिया ग्लोबलाइजेशन तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, बट अगेन देयर इज अनदर थिंग, जैसे अगर अमेरिका से कनेक्ट करें, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज, प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, इंडिया भी जैसे काम कर रहा है हमारा आत्मनिर्भर भारत पे, सेल्फ रिलायंट पे, हमने बोला कि वी विल डू import substitution, we will not import unnecessary things, we will start building here, काफी कंपनीज को हम मजबूर करते हैं। अभी एक टेस्ला के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने बोला कि जब तक आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, जब तक आप जो उनके बीच कुछ हुआ था कि टेस्ला को आने नहीं दिया यहाँ पे, कुछ एक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, टेस्ला उससे अग्री नहीं कर रहा था, तो ये भी चीजें। उसके बाद अगर हम देखें तो डिफेंस के इक्विपमेंट जो हैं, हमने रफाल जो खरीदा, रफाल खरीदने के बाद हमने फ्रांस से बात की कि वी नीड सम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम बात करते हैं आजकल, हम डायरेक्टली इक्विपमेंट लेने की बात नहीं करते, अमेरिका से भी हम यही बात करते हैं कि वी नीड अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हम बना खुद लेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये तो। उसके बाद जो इंटरनेशनल, यहाँ से आप देख सकते हैं व्हाट आर द मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, WTO इज देयर, WB, वर्ल्ड बैंक, IMF, क्यों इन सब चीजों में रिफॉर्म की बात उठी हुई है, और WTO एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, और नाउ दिस पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ LPG, क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हैं, चिक्स ऑन फिस्कल डेफिसिट, सॉवरेनिटी, इंडिया की सॉवरेनिटी पे इफेक्ट डालता है LPG रिफॉर्म, अगर हम देखें। सो दीज आर द थिंग्स, इसमें से कोई भी अगर टॉपिक आपको लगे पढ़ने में, हालांकि मुझे नहीं लगता ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन ये सब आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आएगी, आराम से आप ये सब पढ़ सकते हैं, राइट। एनी मोर क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, 1 घंटे की, 1.25 घंटे की क्लास हो गई है, और इसमें काफी मेरी तरफ से आज डिस्टर्बेंस भी हो रही है, तो ठीक है, मुझे आज इतना ही पढ़ाना था आपको, और कल हम कुछ और डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन आप लेके आइए, दबादब क्वेश्चन पूछिए, कोई इशू नहीं है, जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतने ज्यादा आपके जो डाउट रिजॉल्व होंगे, माइंड ओपन होगा, वो ठीक है। क्वेश्चन था, हाँ बोलिए।
जैसे सर अभी मैं कल एक आर्गुमेंट देख रहा था, जैसे इलेक्शन शुड बी साइमल्टेनियसली इन इंडिया, जैसे अभी बोला था। तो क्या सर जैसे आर्गुमेंट में कोई कमीशन की रिपोर्ट मैं पुट कर सकता हूँ, जैसे लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया था कि इलेक्शन, ये आर्गुमेंट में इसको हम पुट कर सकते हैं सर? यस, तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर में कर सकते हैं आप इसको। लॉ Yes, sir, कमीशन की वही। रिपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इलेक्शन को लेके, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके लॉ कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, दोनों की रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। एंड सर सेकंड थिंग की सर, जैसे सर अभी ईवीएम का लेके काफी, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन 5 स्टेट में कंडक्ट हुए हैं, सॉरी 5 उसमें स्टेट में, तो सर क्या ईवीएम का ये इशू सर ये आ सकता है मतलब एज अ आर्गुमेंट? ईवीएम का इशू जैसे पिछली बार पूछा था पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, ये आपसे रिपोर्ट में पूछा जा सकता है कि ईवीएम टेम्परिंग पे, लेकिन अभी कुछ ईवीएम टेम्परिंग पे हालांकि एक साल में कुछ दिखा नहीं मुझे ईवीएम टेम्परिंग है, पहले बहुत था। उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ने है हैकेथन भी, एक हैकेथन कॉन्फ्रेंस भी उसमें वो की, उसके अंडर ऑर्गेनाइज की, जिसमें थ्रू आउट इंडिया कोई भी आके उसमें हैक करके दिखा सकता था। अगर कोई हैक कर पाया ईवीएम को तो उसको रिवॉर्ड था, काफी मतलब कुछ लाखों का या करोड़ों का रिवॉर्ड था उसके अंडर भी। ठीक है, ईवीएम हैकिंग का, एंड लेकिन कोई इवेंट तो होने दो ना, एटलीस्ट कोई इवेंट हो जब ही रिपोर्ट बनती है, ऐसे नहीं। 2 साल पहले हुआ था ईवीएम हैकिंग का, पहले अभी तो नहीं हुआ। बोलिए। नहीं सर, अभी तो रिसेंटली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो बनारस में मतलब एज अ ईवीएम का देखा गया, मतलब इशू काफी मतलब सिटी में देखा गया। तो ये सर 2-3 दिन से लगातार सर मैं उस पे एडिटोरियल आ रहा है, मैंने उसको पढ़ा भी था ईवीएम का, तो मैं इसलिए इसको पूछ रहा था। एंड सर सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सर मेडिकल जो स्टूडेंट है जो यूक्रेन में मतलब जाके स्टडी कर रहे हैं, क्या सर वो जैसे एक ये इस पे आर्गुमेंट आ सकता है कि अगर इंडिया ही इतना ज्यादा मतलब फीस ज्यादा मतलब ना करके मतलब एक ऐसा नॉर्मलाइज करके, मतलब क्या वो जो स्टूडेंट है क्या यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं? इस पे कोई आर्गुमेंट या रिपोर्ट आ सकता है सर? देखिए, क्योंकि आप देखिए आप सोच तो ठीक रहे हैं, लेकिन इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। वी हैव ओनली 88,000 मेडिकल सीट्स इन इंडिया, और इसमें अगर देखें तो 48,000 गवर्नमेंट की सीट्स हैं, बाकी जो बची वो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की सीट्स। तो इतने सारे 22,000 बच्चे वापस आए हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कैसे केटर करेंगे उनको? एकदम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एक तो पता नहीं कर पाएंगे नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, आपने बोला कि उनको यहाँ क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नई काउंसिल बनाने की कोशिश की है, देखते हैं कैसे थिंग्स विल अनफोल्ड, जब हम इस पे कमेंट कर सकते हैं। मेडिकल काउंसिल ने बोला है कि हम जो फी है जो अभी स्टूडेंट से आप ले रहे हैं उसको हम लिमिट करेंगे। अभी तो आप अनलिमिटेड फी ले रहे हैं काफी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, तो उसको हम लिमिट करने जा रहे हैं। एंड लेकिन सर ये वुमेन एम्पावरमेंट में अगर आता है तो सर ये जो कोदा मॉडल है इसको हम खूब कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट यूनिफॉर्म से मतलब लेडीज जो मतलब वो करती हैं, सिलती हैं, तो क्या सर ये मैं पुट कर सकता हूँ उसमें? क्योंकि सर अगर देखा जाए तो इसका जो रेवेन्यू 1.8 करोड़ वेजेस अराउंड आई थिंक 2018 एंड 2020 में था। कौन सा मॉडल था, नाम बताएंगे? गोधा? गोदा मॉडल, GODDA गोदा मॉडल। सर ये अडानी पावर इसको ट्रेंड किया था। इम्पोर्टेंट मॉडल है कोई, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में। अगर मुझे सर कुछ ये परसों सर शायद 10 तारीख को सर ये इंडियन एक्सप्रेस पे इसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, चलो बताएंगे इसका। अभी मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा इससे कितने लोगों को फायदा हुआ है, तो बताता हूँ। और पूछिए कोई और क्वेश्चन। सर हम्म। अभी सर यूक्रेन और रशिया क्राइसिस में इंडिया ने अब्सटेंड किया है, तो इसमें भी सर आर्गुमेंट पे आ सकता है ना सर? तो नॉर्मली ये बहुत सारा इशू बढ़ रहा है इसमें। रशिया यूक्रेन, व्हाई डिड इंडिया अब्सटेन ऑन यूएनएससी रिजोल्यूशन? ऐसे नहीं आ सकता, बट डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। बस ऐसे पूछ सकते हैं, इंडियाज व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन पे। बट स्पेसिफिकली व्हाई इंडिया डिड नॉट वोट ऑन यूएनएससी रेजोल्यूशन, ये नहीं पूछेगा।
इतना हाई नहीं पूछेगा। लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी लोग यूएन रिफॉर्म पे ऐसे लिख रहे हैं। यूएन रिफॉर्म पे ऐसे नहीं आएगा यार, स्पेसिफिकली यूएन रिफॉर्म पे इस बार चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म पे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पहले नहीं थे। लेकिन यूएन रिफॉर्म पे आप थोड़ा सा तैयार कर सकते हैं, यूएन रिफॉर्म या फिर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म, जैसे वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म, डब्ल्यूएचओ का रिफॉर्म। डब्ल्यूएचओ में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी ड्यूरिंग पेंडेमिक, उन्होंने पहले जो अर्ली वार्निंग नहीं दी लोगों को वो, और उसके बाद आईएमएफ के रिफॉर्म की बात चल रही है, डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म की, और यूएन रिफॉर्म की बात तो आज से नहीं बहुत पहले से चल रही है। तो इस तरह से आप होलिस्टिकली इशू को प्रिपेयर कीजिए। सर ये यूनियन रिफॉर्म में जैसे लिख सकते हैं कि 55 कंट्रीज में है, जैसे इंडिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी उसको परमानेंट सीट नहीं मिल रही है। एंड सेकंड थिंग इज ये पुट कर सकते हैं कि जैसे यूएन रिफॉर्म में जैसे वीटो पावर मतलब वो केवल 55 कंट्री को मतलब अवेलेबल है, जैसे भी रसिया ने वीटो पावर अपना यूज कर लिया था। ठीक है, आप लिखेंगे कहाँ इसको? जैसे इवन सर रिफॉर्म पे अगर आ गया ऐसे पे तो हाँ ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ वोट्स आप इसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, आपने वैलिड पॉइंट उठाया काफी कि इंडिया रिप्रेजेंट अराउंड 18% ऑफ द पॉपुलेशन, तो वी नीड सम रिफॉर्म। यहाँ पे इक्वल वोटिंग पावर हमें चाहिए टू रिप्रेजेंट। अगर इतना 18% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे है तो वी नीड वोट्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये ठीक है, आपको पॉइंट ठीक है, लिख सकते हैं यूएन रिफॉर्म में। कोई और क्वेश्चन? सर एक बात थी, जो आपने किताब बताया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसमें बहुत सारे कोट्स दिए गए। वो कोट्स हम मतलब अपने एसेज में या फिर किसी रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं सर? कोट है सच में? हाँ कोट्स है इसमें सर, जैसे कि एक मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक कोट है जॉन एफ कैनेडी का। हाँ वो तो ठीक है, कैनेडी बोलिए। हाँ तो कोट अच्छा मतलब ऐसे ज्योग्राफी हैज मेड अस नेबर्स, हिस्ट्री हैज मेड अस फ्रेंड्स, इकोनॉमी हैज मेड अस पार्टनर्स, and necessity has made us alive. Those whom God hath so joined us together, let no man put asunder. ऐसे कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा भी काफी है, तो कोट ऐसा ही चूज करिए जो 1 या 1.5 लाइन में खत्म हो जाए, मैक्सिमम 2, इससे बड़ा नहीं। 1.5 लाइन वाला कोट सबसे बढ़िया रहता है, 1 या 1.5 लाइन वाला बड़ा कोट है, आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर यही ऐसे 600 वर्ड में होता ना तो आप यूज कर लेते। इसमें इस किताब में जितने भी कोट्स दिए हैं या कोई रिपोर्ट है, कोई स्टैट है, तो सब मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली। ओके, आप यूज करके दिखाइएगा, जैसे मैं कोई अभी कमिंग टेस्ट में है, अगर यूज कर सकते अच्छे से यूज कर पाए तो मैं ठीक है, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल, आप यूज करिए। सर मैंने चैट सेक्शन में आपके वो शेयर किया हुआ है जो अभी 14 मॉडल मतलब मैं बोला था अभी आपसे। अच्छा ठीक है, मैं वहां से देख लूंगा शिरेश, फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है सर, मेरा एक डाउट है। यस मोहित। हाँ सर, बोलिए। तो सर जैसे मैंने देखा कि जब ऐसे लिखते हैं तो कोई भी टॉपिक पे हम ज्यादा डायमेंशन डाल के छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि डायमेंशन कम डालें लेकिन उनको अच्छे से एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन कर दें। तो सर ज्यादा मार्क्स आपको किस में लगता है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है? देखो, ऑप्टिमम डायमेंशन जो होती है आपके सीए के एग्जाम में 300 मार्क्स का है, 300 वर्ड्स का है, तो आई विल सजेस्ट मिनिमम 4 डायमेंशंस। आप उसको कितना ही एक्सप्लेन करें, कितना ही कम रखें, लेकिन अगर 4 डायमेंशन तो मिनिमम है, अगर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे तो ठीक रहेगा। 5 डायमेंशन रखेंगे, 6, 7, 8 डायमेंशन रखेंगे, और उसको आपको सपोर्ट करने के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं दिया और कुछ वैलिड पॉइंट नहीं दिया, कुछ डेटा नहीं दिया, कुछ फैक्ट नहीं दिया, तो वो आपके फेवर में काम नहीं करेगी। बट 4 to 5 डायमेंशंस अच्छे से एक्सप्लेन है, उसके साथ आपने इंडेक्सेस डाला है उस सपोर्ट को, उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने में, डेटा फिगर, कोई रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, डिफरेंट रिपोर्ट पर्टिकुलर डायमेंशन को सपोर्ट करने के लिए, तो दैट इज मोर रेलिवेंट, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अब रादर देन कि आप 8 से 10 डायमेंशन लिखें बुलेटिन पॉइंट में, वो ज्यादा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एसए का जो बोलते हैं कि एसए इज अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर जीएस आंसर राइटिंग होती तो मैं आपको बोलता 10 डायमेंशन के लिए जाइए, लेकिन दिस इज एसए, तो एसए के लिए आपको ये चीज मत भूलिए कि आपको एक नरेशन
डेवलप करना पड़ता है, एक नरेशन बनाना पड़ता है, मतलब एक जो ऐसे में आपको एक स्टोरी टाइप बनानी पड़ती है, तो उसमें आप बुलेटिन पॉइंट देंगे तो काफी डायमेंशन हो जाएगी, तो एक स्टोरी नहीं बनेगी। एक स्टोरी बनाने के लिए यू हैव टू यूज ओनली मिनिमम डायमेंशंस 5, मैक्सिमम 6, नहीं 6 भी नहीं करनी, 5 रखिए, 5 या 6 डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब पैराग्राफ, राइट। 1 डायमेंशन के लिए 1 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ लिखिए। बॉडी में इंट्रोडक्शन का अलग पैराग्राफ रहेगा, कंक्लूजन का अलग। अपार्ट फ्रॉम इंक्लूजन दिस इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, आई एम टेलिंग 5 पैराग्राफ ऑफ 5 डिफरेंट डायमेंशंस। ये स्ट्रेटेजी आप अपना लीजिए, आपका एस्से में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सर एक प्रॉब्लम होती है सर, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की सर प्रॉब्लम होती है। वो ठीक है, अभी टाइम सर वो इस पेपर पढ़िए, इसलिए मैं आपको वो कटिंग भी शेयर करता हूँ, वैल्यू एडिशन मटेरियल। अंडरस्टैंडिंग, या तो आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी आपको प्रिपेयर करनी है अच्छे से, तो ये पढ़िए। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चाइनीज वाला इससे सोल्व नहीं होगा। जो चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, वो इससे नहीं होगा। वो तो आपको करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर की नॉलेज है उससे हो सकता है। ओके सर। कोई और क्वेश्चन? सो ओके, सैम पूछ रहा है कुछ, मुझे लग रहा है। हेलो सर, मैं पूछना था अभी नॉर्मली सर, अभी रशिया पे जो सैंक्शन लगे, तो उसके वजह से अभी जैसे इंडिया का जो इम्पोर्ट जैसे एक्सपोर्ट पे भी ये हो रहा है, जैसे चाय का जो एक्सपोर्ट होता था वो कम हो गया, जैसे 18% तो कुछ था यूक्रेन और रशिया का, वो कम होगा, और वीट में चांसेस बढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट में, तो उसके रिगार्डिंग भी ये आ सकता है सर, इंडिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, एग्रीकल्चर में आ सकता है। आप पूछ रहे हैं कि जैसे क्या इंडिया के इन्फ्लेशन पे कितना डिपेंडेंट इंक्रीज आएगा, राइट? क्योंकि हमारी जो इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब जैसे अभी नॉर्मली जैसे अभी रशिया के सैंक्शन लगते ही अपने रुपीज का भी वैल्यू कम हो गया सर, तो जैसे अभी डेप्रिशिएट कर दिया। हाँ सर, ठीक है, हाँ, आप लिख सकते हैं आप इसमें कि इंडियन इकोनॉमीज इज वर्किंग ऑन अ वेरी टाइट रोप। ऑलरेडी हमने इतना कुछ सहा है, कोविड डिसरप्शन, उसके बाद उससे पहले डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, और फिर ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, और हमारा एग्रीकल्चर भी इतनी अच्छी मजबूत स्थिति में नहीं है। काफ़ी चीज़ें होने के बाद भी अगर देखें तो जो इंडिया का इंपोर्ट अभी और बढ़ेगा। फर्टिलाइजर्स में बोल रहा था, जो पोटाश है हमारा, इट इज टोटली इम्पोर्टेड। हम इंडिया में पोटाश नहीं बनाते, पोटाश हमारा फर्टिलाइजर सभी इंपोर्ट होता है, और फर्टिलाइजर्स के जो प्राइजेस हैं वो आसमान छू रहे हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन से हम मैक्सिमम पोटाश मंगाते थे। एक एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा, मिनरल्स ऑयल जो है हमारा, मिनरल्स ऑयल हम यूक्रेन से 40% ऑफ द मिनरल ऑयल हम यूक्रेन से मंगाते थे, तो उसके प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। मिनरल्स ऑयल जो आप वेजिटेबल्स ऑयल में यूज करते हैं, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं, इंटरलिंक्ड है। अब क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। आपको पता है जब भी प्राइस इंक्रीज होता है क्रूड ऑयल का, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज या फिर ये इनका प्राइस भी होता है, और ये एक चेन है, तो हर एक चीज का आपका प्राइस बढ़ेगा। फूड का हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, ट्रेवलिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, अभी डोमेस्टिक जो फ्लाइंग को जो एयरलाइंस है उनकी कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। आने वाले टाइम में और महंगाई आने वाली है, राइट? सर इस पे जैसे करेंसी जो बता रहे थे अभी कि इंडियन रुपीज 77 अराउंड मतलब तो कर गई है, तो सर कि जैसे आरबीआई ने $1 बिलियन यूएस वो किया है, इन्वेस्ट किया है, तो क्या सर इसको पुट कर सकते हैं एज अ सर पे फॉरवर्ड? $1 बिलियन इन्वेस्ट किया आरबीआई ने? हाँ वो शायद सर जिससे सर कि जो इंडियन रुपये नहीं, अगर वो इन्वेस्ट ना करता तो इंडियन रुपी सर 80 के अराउंड चली जाती। ओके, ठीक है। ओके, सागर कह रहा है शैल आई लीव? यस, यू कैन लीव। ओके, जिनके कोई क्वेश्चन नहीं है और ठीक है, तो दे कैन लीव, नो प्रॉब्लम। एनीबॉडी, कोई भी लीव कर सकते हैं, राइट? ओके, तो सागर में आपका, श्रेष मैं आपका ये बाद में बताऊंगा जो आपने पूछा है, ठीक है? पर्सनली आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके सर। ओके, सो वी वाइंड अप हियर एवरीबॉडी। अगर आप ठीक है तो आप ये डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़िएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का 2 दिन और है आपके, अभी तो टेस्ट में टाइम है, आराम से पढ़िएगा डॉक्यूमेंट को, और जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये भी पढ़िएगा, राइट? ओके एवरीबॉडी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, गुड आफ्टरनून। Thank you, sir.
Okay.